डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा। पिछले सेशन में मैंने आपको प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स और उसके 3 क्लासेज के कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल समझाए थे। अब हम लोग इस फाइलम के 2 एनिमल्स का स्टडी करेंगे। पहला एनिमल टीनिया सोलियम है, जिसे पॉर्क टेपवर्म कहा जाता है। टेपवर्म नाम बड़ा ही कॉमन है। यह वर्म काफ़ी लंबा होता है और इसमें लंबाई के साथ चौड़ाई भी होती है, लेकिन मोटाई नेग्लिजिबल होती है। इसका नतीजा यह होता है कि यह फीते की तरह, टेप की तरह नज़र आता है। अब यह स्पीशीज टीनिया सोलियम, इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट पिग है। इसलिए पिग का मांस खाने वाले लोग यानी पॉर्क खाने वाले लोगों में इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। यही कारण है कि इसे पॉर्क टेपवर्म नाम दिया गया। दूसरा स्पीशीज टीनिया सेजिनेटा है। उसको आप बीफ टेपवर्म कह सकते हैं, क्योंकि उसका इंटरमीडिएट होस्ट कैटल है। तो आइए हम लोग टीनिया सोलियम का डिटेल स्टडी करें और जहाँ कहीं भी टीनिया सेजिनेटा से इसका डिफरेंस होगा, वहाँ हम उसे भी पॉइंट आउट करेंगे, उसके अंतर को भी बताएंगे। तो प्लेटीहेलमिन्थेस का यह मेंबर क्लास सिस्टोडा में पाया जाता है और इसका ऑर्डर साइक्लोफाइलिडी है। फैमिली टीनिया के नाम पर ही टीनिडी रखा गया। जीनस टीनिया और स्पीशीज टीनिया सोलियम। आप देख रहे हैं इसका नाम लिनियस ने अपने टेक्स्ट में दिया था, यानी इसकी जानकारी बहुत पुरानी है। अब उसका मॉर्फोलॉजी इत्यादि देखिए, कहाँ पाया जाता है। मैंने पहले ही चर्चा कर दिया कि द एडल्ट टेस्ट टीनिया सोलियम, द पॉर्क टेपवर्म, लिव्स इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन, लीडिंग एन एंडोपैरासाइटिक लाइफ। इसका एडल्ट हर हाल में, टीनिया जीनस का हर एक स्पीशीज हर हाल में किसी न किसी मैमल के इंटेस्टाइन में ही रहता है। तो यह अंतःपरजीवी यानी एंडोपैरासाइट है। इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कंप्लीटेड in 2 hosts, that is digenetic, man being the primary host and pig as secondary or intermediate host. इंटरमीडिएट नाम हमने इसलिए लिया कि सेकेंडरी होस्ट में रिप्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन इस केस में सेकेंडरी होस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसके लार्वा का एक छोटा सा फेज सेकेंडरी होस्ट के अंदर यानी पिग के अंदर गुजरता है। तो ये रिप्रोडक्शन तो नहीं करता है, लेकिन 2 ह्यूमंस के बीच ट्रांसमिशन के लिए एक इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम करता है। एक्सेप्ट द एडल्ट, वेरियस स्टेजेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री आर पास्ड इन द बॉडी ऑफ सेकेंडरी होस्ट द पिग। तो सिर्फ एडल्ट है ह्यूमन के अंदर और उसका जो इंटरमीडिएट स्टेजेज हैं यानी लार्वल स्टेजेज हैं, वह पिग के अंदर गुजरेंगे। अदर एनिमल्स लाइक गोट, कैटल, हॉर्स एंड मंकी में ऑल्सो सर्व एज सेकेंडरी होस्ट। आमतौर से यहाँ पर अगर अल्टरनेटिव में गोट, कैटल, हॉर्स, मंकी इत्यादि हैं पिग के बदले में, तो उनको भी हम पिग की तरह ही सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट मानेंगे।
Tinea solium is, however, reported from those parts of the world where pork is eaten, either raw or improperly cooked, especially in European countries. यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ तक कि अफ्रीकन कंट्रीज में पोर्क खाए जाते हैं। एशिया में और दूसरे देशों में मुस्लिम्स पोर्क नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब कि टीनिया सोलियम के इन्फेक्शन की संभावना मुस्लिम्स में नहीं है। और हिंदूज के कुछ एक जातियों को छोड़कर बाकी पोर्क नहीं खाते हैं, तो उनमें भी इसकी संभावना नहीं है। बौद्ध में, जैन में इसकी संभावना नहीं है। तो जो पोर्क खाते हैं उनमें ही इसका इन्फेक्शन ज़्यादातर देखा जाता है। सिंस इट लिव्स इन एडल्ट स्टेज इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन, इट कॉजेज इंजुरीज टू म्यूकस मेम्ब्रेन द ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल where it adheres by its scolex. यह डायरेक्ट इंजुरी उत्पन्न करने वाला पैरासाइट है। आप स्ट्रक्चर आगे देखिएगा, उसमें इसका हेड या स्कोलेक्स दिखलाया जाएगा। क्लासिफिकेशन के साथ भी उस डायग्राम को, फोटोग्राफ को दिखलाया गया था। तो इसके स्कोलेक्स पर हुक्स होते हैं जिसकी मदद से यह इंटेस्टाइन की दीवार में अपने आप को लटकाता है। शकर की मदद से भिलाई के बीच के गड्ढों में अपना हेड पार्ट यानी स्कोलेक्स घुसाकर चिपक जाया करता है। तो इसलिए डायरेक्ट ये इंटेस्टाइन की दीवार में इंजुरी यानी घाव उत्पन्न कर सकता है, घायल कर सकता है। इट में इवन कॉज मैकेनिकल इंजुरी बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द पैसेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। It causes abdominal pain, weakness, loss of weight and excessive appetite. फीता की तरह पतला है, लिपट कर कभी कभी वह एक गोल गुच्छा बना लेता है, बंच बना लेता है और एलिमेंट्री कैनाल के पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। तो इससे फूड आगे गुजरने में दिक्कत होती है। तो इसके दबाव के कारण दर्द हो सकता है। खाना आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए नौसिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना, कै हो जाना, ऐसी घटनाएं भी घटती है। काफ़ी दिनों तक जब यह पैरासाइट हमारे इंटेस्टाइन में रहता है तो कमजोरी, भार की कमी, भूख लगना इत्यादि सब प्रभावित होता है। द डिजीज कॉज्ड बाय वर्म इज नोन एज टीनियासिस। पैरासाइट के नाम में एसिस जोड़ने से डिजीज का नाम बनता है। तो टीनिया से उत्पन्न डिजीज टीनियासिस कहलाया। अब ये देखिए टीनिया सोलियम का डायग्राम है। सबसे ऊपर स्कोलेक्स है यानी इसका हेड पार्ट और उसके नीचे इसका नेक है। उसके बाद एक लंबा सा फीता जैसा है जिसको एस्ट्रोबिला कहा जाता है। यह एस्ट्रोबिला वास्तव में चेन ऑफ यूनिट डिविजन्स, जिसको हम प्रोग्लॉटिड कहते हैं, उसका चेन है। तो शुरू में यहाँ इमैच्योर, बीच वाला हिस्सा मैच्योर और पीछे वाला हिस्सा ग्रेविड यानी फर्टिलाइज एग कैरिंग सेगमेंट्स हैं। तो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स में फर्टिलाइजेशन के बाद एग्स भरे रहते हैं। तो इस तरह टीनिया सोलियम के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह की स्थितियां हैं। नेक रीजन में लगातार डिवीजन होता है, यहीं से बाकी पूरे लेंथ यानी जितने भी एस्ट्रोबिला है सब का निर्माण नेक रीजन में होता है। अब इस स्पेसीज को देखिए। यह फोटोग्राफ है, चूंकि ये वाइट है इसलिए ब्लैक पेपर पर रखकर फोटोग्राफ लिया गया है। इसमें आप स्पष्ट रूप से इसके सेगमेंट्स यानी कि प्रोग्लॉटिड्स देख रहे हैं। इसका अगला हिस्सा नीचे की ओर है। यहाँ है इसका स्कोलेक्स वाला पार्ट, लेकिन स्कोलेक्स इस फोटोग्राफ में छिप गया है। और बाकी पार्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर इस एरिया में बड़ा क्लोजली सेट सेगमेंट्स हैं, जबकि इन सेगमेंट्स की
लंबाई इस रीजन में बढ़ गई है। इसका मतलब यहाँ इमेच्योर है और बीच में मैच्योरिटी अचीव होते जा रहा है और यहाँ तक आते आते ये फुल्ली मैच्योर सेगमेंट्स बन जाते हैं। ये क्लोजअप है इसके स्कोलेक्स का। आप देख रहे हैं कि इस क्लोजअप में कि दो तरह के इसमें हुक्स लगे हुए हैं। कुछ हुक्स बड़े साइज के हैं और दो बड़े हुक्स के बीच में छोटे छोटे हुक्स भी हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बड़े और छोटे दो तरह के हुक्स हैं। इनकी कुल संख्या 28 से 32 तक आमतौर से होती है। किनारे किनारे आप देख रहे हैं ये इसका शक्कर लगा हुआ है। ये शक्कर किसी चीज़ को चूस कर खाने के लिए नहीं बना है, बल्कि वैक्यूम क्रिएट करके दीवार में चिपकने के लिए बना है। इसमें माउथ नहीं होता है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं होता है। अब डिटेल में हम लोग स्ट्रक्चर को समझें। द बॉडी ऑफ टीनिया सोलियम इज लॉन्ग, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, नैरो रिबन लाइक, रीचिंग ए लेंथ ऑफ 2 to 3 मीटर्स। कितना विचित्र बात है कि ये लंबा भी है, चौड़ा भी है और लंबाई कितनी तो 2 से 3 मीटर तक हो सकती है। आमतौर से 1-1.5 मीटर तक लोगों के अंदर मिल रहा है, लेकिन ये 2 या 3 मीटर ये मैक्सिमम लंबाई है। अब इसमें कलर कैसा है, तो जो बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, चूँकि उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का अभाव है, इसलिए इनका रंग आमतौर से वाइट होता है, ओपेक वाइट। बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्कोलेक्स, नेक एंड स्टोबिला। अभी तुरंत मैंने कहा कि स्टोबिला क्या है, तो चेन ऑफ सेगमेंट्स हैं। अब स्कोलेक्स को स्पेशली हम लोग देखें। द एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी ऑफ टीनिया हैज ए नॉब लाइक स्कोलेक्स। नॉब किसका? पिन, जो पेपर पिन होते हैं उसके नॉब की तरह छोटा, मुश्किल से 1 मिलीमीटर का इसका हेड पार्ट यानी स्कोलेक्स है। द स्कोलेक्स इज स्मॉलर देन द हेड ऑफ ए पिन, about 1 millimeter in diameter, with 4 cup-like muscular suckers and an anterior round prominence, the rostellum. ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा है सबसे ऊपर, उसको रोस्टेलम कहते हैं। उसी के चारों ओर आपने हुक्स का सेट देखा और उसके नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से 4 कप की तरह मसल्स के बाउंड्री से घिरा हुआ शक्कर पाया जा रहा है। रोस्टेलम हैज 22 to 32 curved chitinous hooks in 2 circles, the inner circle with larger hook and outer circle with a smaller hook. तो 22 से लेकर 32 हुक्स की बात यहाँ पर लिखी गई है। मैंने कहा कि आमतौर से 28 से 32 हुक्स पाए जाते हैं, यानी 50% छोटे और 50% बड़े हुक्स का सेट पाया जाता है। The long and short hooks alternate with each other. Each hook is made of a base by which it fixes a handle directed towards the apex and a conical blade directed outwardly. एक बेस है जो इसके बॉडी में घुसा हुआ है, उसके बाद एक छोटा लंबा सा हिस्सा हैंडल है, और जब वो बाहर आ जाता है तो कोनिकल यानी झुका हुआ ब्लेड लगा हुआ है। द रोस्टेलम कैन बी प्रोट्रूडेड स्लाइटली। रोस्टेलम यानी अगले हिस्से को थोड़ा आगे पीछे लंबा छोटा किया जा सकता है। द स्कोलेक्स विथ इट्स सकर्स एंड हुक्स इज एन ऑर्गन फॉर अटैचमेंट टू द इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ द होस्ट, thus working as an organ of adhesion or the hold fast. तो इन सकर्स और हुक्स की मदद से ये इंटेस्टाइन की दीवार में चिपकता है, इसलिए इसको ऑर्गन ऑफ एडहेशन या होल्ड फास्ट, कस के पकड़ने वाला अंग कहा जाता है। अब इसके नेक में क्या होता है, तो बिहाइंड द स्कोलेक्स इज ए थिन, ए स्मॉल, नैरो, अनसेगमेंटेड नेक which grows continuously and forms proglottids by transverse fission or asexual budding.
It is called estrobilation. Therefore, this region is variously called like growth zone और area of proliferation. नेक जो थोड़ा लंबा होता है, इसकी लंबाई लगातार बढ़ती है और नीचे के तरफ से जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है उससे प्रोग्लॉटिड्स बनते हैं। उन प्रोग्लॉटिड्स को असेक्सुअल बडिंग के रूप में पहचाना गया। उसके लगातार बनने वाले चेन को एस्ट्रोबिला कहा गया, इसीलिए एस्ट्रोबिला बनने की क्रिया को एस्ट्रोबिलेशन कहा गया। अब ये हर एक प्रोग्लॉटिड एक ही जैसा स्ट्रक्चर है। आगे पीछे जितने प्रोग्लॉटिड बनेंगे सब एक जैसे तरीके से बनेंगे, एक जैसी रचना वाले बनेंगे और धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करके एक सेक्सुअली मैच्योर यूनिट का निर्माण करेंगे। ये देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसके स्कोलेक्स का। सबसे ऊपर का हिस्सा रोस्टेलम, उसके नीचे हुक्स का 2 सर्किल बड़ा और छोटा, फिर चारों ओर से शक्कर और एक अकेला दाहिनी ओर छोटा सा डायग्राम है। यह एक अकेला हुक की रचना बताया गया जिसका एक बेस पार्ट, एक हैंडल और एक ब्लेड पाया जा रहा है। अब ये एस्ट्रोबिला में क्या हुआ? द नेक इज फॉलोड बाय द फ्लैटेंड रिबन लाइक बॉडी नोन एज एस्ट्रोबिला। द एस्ट्रोबिला फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ प्रोग्लॉटिड्स अरेंज इन ए लीनियर फैशन। लंबे लंबी लगातार प्रोग्लॉटिड्स इसमें बनते जा रहे हैं। द एस्ट्रोबिला ऑफ ए मैच्योर प्रोग्लॉटिड मेजर्स अबाउट 3 मीटर्स इन लेंथ having 800 to 900 प्रोग्लॉटिड्स। कितनी संख्या में प्रोग्लॉटिड एस्ट्रोबिला में हो सकते हैं? तो मैक्सिमम लेंथ 800-900 प्रोग्लॉटिड हो सकता है। 700-750 तो सामान्य रूप से हर एक पेशेंट के अंदर मिलेगा। अब आगे पीछे मैच्योरिटी का फर्क मिलेगा। However, the proglotids are not metameric segments because these are independent self-contained unit. मेटामेयर इसकी चर्चा हम लोग एनेलिडा में करेंगे। बॉडी के एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय टिश्यूज का ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और मेटामेयर कहलाता है। हर एक सेगमेंट अलग अलग तरह के टिश्यू और ऑर्गन्स के एक हिस्से का निर्माण करता है, लेकिन यहाँ पर हर पार्ट सेम तरह का एनाटोमी वाला मिलेगा। ईच प्रोग्लॉटिड हैज कंप्लीट सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोथ मेल एंड फीमेल एंड ए पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम। हर प्रोग्लॉटिड में जैसे जैसे मैच्योरिटी होगी मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा और आगे से स्कोलेक्स से लेके पिछले हिस्से तक लेटरल एक्सक्रीटरी डक्ट, ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी डक्ट और लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स मिलेंगे। द प्रोग्लॉटिड्स इंटरनली रिमेन कनेक्टेड टुगेदर बाय मसल्स, एक्सक्रीटरी वेजल्स एंड नर्व कॉर्ड। तो ये एक दूसरे से मसल की मदद से जुटे हैं और लंबे लंबी जो एक्सक्रीटरी डक्ट और नर्व फाइबर्स जा रहे हैं उनसे जुटे हुए हैं। देयरफॉर द यंगेस्ट प्रोग्लॉटिड इज next to the neck and the oldest is at the posterior end। तो सबसे आगे जहाँ ये बन रहा है तो नेक के पास ये बन रहा है, वहाँ सबसे बच्चा यंगेस्ट है और धीरे धीरे पीछे जाते हुए मैच्योरिटी बढ़ते जाती है तो मोस्ट मैच्योर जो ओल्डेस्ट है वो सबसे पीछे की ओर चला जाएगा। द प्रोग्लॉटिड्स इन ए मैच्योर टेपवर्म आर हाउएवर डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 काइंड्स। अब जब डिफ्रेंशिएशन की बात आएगी तो क्या क्या बनना शुरू होगा, कैसे कैसे बनेगा? तो जो इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं जस्ट बिहाइंड द नेक, दीज आर डिवाइड ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, लेकिन उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बने हैं। These include nearly 200 anterior प्रोग्लॉटिड्स। तो आगे लगभग 200 प्रोग्लॉटिड इमैच्योर हैं क्योंकि उनमें सेक्स ऑर्गन नहीं है।
उसके बाद मैच्योरिटी प्रारंभ होता है। नियरली 100 to 150 प्रोग्लॉटिड्स आफ्टर इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स स्टार्ट टू डेवलप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहले उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनना शुरू होगा। ऑल दीज प्रोग्लॉटिड्स आर पुश्ड बैक, दे डेवलप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑल्सो। 150th सेगमेंट के बाद इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बनने लगेगा। तो आगे से 300 या 400 सेगमेंट के बाद आप जब देखेंगे तो उन प्रोग्लॉटिड्स में आपको मेल के साथ साथ फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेंगे। तो इसका मतलब कि 250-300 के बाद हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल प्रोग्लॉटिड्स मिलते हैं। द मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स आर स्क्वेयरिश इन शेप, लंबाई चौड़ाई लगभग एक जैसा होगा तो स्क्वायर शेप में होगा। इसके पहले लंबाई कम चौड़ाई ज़्यादा थी। अब जब यह एकदम मैच्योर होकर फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाएंगे तब इसे ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहा जाएगा। दीज प्रोग्लॉटिड्स आर द ओल्डेस्ट एंड टुवार्ड्स द पोस्टेरियर साइड ऑफ द स्टोबिला एंड इंक्लूड नियरली 150 to 200 प्रोग्लॉटिड्स। यानी 400 सेगमेंट के बाद 150-200 सेगमेंट या 500 के बाद 200-300 सेगमेंट जो पोस्टेरियर प्रोग्लॉटिड्स के हैं वो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहलाएंगे। लास्ट 200 और 300 प्रोग्लॉटिड्स आर ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। These segments are longer than their breadth and no reproductive organs are found in them. They contain only branched uterus packed with fertilized egg. उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद मेल जेनाइटल ऑर्गन्स डिजेनरेट करते चले जाते हैं और यूटेरस का आकार बढ़ते बढ़ते टोटल अवेलेबल स्पेस को घेर लेता है। इसलिए उसमें सिर्फ फर्टिलाइज एग दिखाई पड़ेंगे, बाकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। फुल ऑफ एग्स रहते हैं ये। इनफैक्ट द प्रोग्लॉटिड्स ऑफ स्टोविला वाइडन ग्रेजुअली along their length from anterior to posterior side. The proglottids bear genital papilla and pore alternating once to right then to left. एक पेपिला बायां दूसरा दायां अपोजिट डायरेक्शन में जेनाइटल ओपनिंग और पेपिला है। In Taenia solium, like other tapeworms, the gravid proglottids are regularly cut off, either singly or in group of 2 to 5 proglottids from the posterior end of stovila. This is called apolysis. Apolysis अंतिम अपेक्स पर लाइसिस ब्रेकडाउन। तो मान लिया कि 400 सेगमेंट तक आते आते मेल फीमेल दोनों ऑर्गन फुल्ली मैच्योर हो गए, तो उसके बाद उनमें फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन होते होते मैच्योरिटी और प्रोसीड की तो एम्ब्रायोज बनने शुरू हो जाएंगे यूटेरस के अंदर। अब पिछले छोर से ये टूटते रहेंगे, कभी एक प्रोग्लॉटिड एट ए टाइम तो कभी 4-5 प्रोग्लॉटिड एट ए टाइम। तो जितना पीछे से टूटते रहेंगे उतना ही आगे से बनते रहेंगे। तो नेक में बनने की क्रिया यानी एस्टोबिलेशन हो रही है और पोस्टेरियर एंड पर टूटने की क्रिया यानी एपोलाइसिस हो रही है। तो इस तरह से इसका लेंथ लगभग स्थिर रह जाता है, जितना पीछे से टूटता है उतना ही आगे से बनते जाता है। These detached proglottids are passed out from the body of the host during defecation along with the feces. तो लैट्रिन के साथ यह ह्यूमन बॉडी से निकलकर बाहर चले आते हैं। The phenomenon of apolysis is significant because it helps in transferring the developing embryos to the outside from the body of primary host so that they can find a secondary host, and it also keeps the size of stovila restricted within a limit due to continuous proliferation of new proglottids from the neck region. जिस एनिमल में एग बनकर रिलीज होता तो फीकस के साथ एग निकलता, इसमें एग जो है वह प्रोग्लॉटिड के अंदर ही बंद है।
तो जब एपोलाइसिस होगा तो वह टूटा हुआ प्रोग्लॉटिड फीकस के साथ बाहर आएगा, तो इससे फिर वह इंटरमीडिएट होस्ट में जाएगा और वहां से ह्यूमन में रिटर्न हो सकता है। तो एपोलाइसिस का एक ये फायदा हुआ, और दूसरा कि पीछे से यह कटते रहता है, लंबाई घटते रहती है, तो आगे से लंबाई बढ़ते रहती है, और इस तरह एक मैक्सिमम साइज को ये मेंटेन किए रहता है। यह इनॉर्मसली लगातार बढ़ते हुए कई मीटर लंबा नहीं हो सकता है। अब इसका फाइन स्ट्रक्चर देखें तो पहले बॉडी वॉल की चर्चा होगी। द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल, सब क्यूटिकुलर मसल्स, सब क्यूटिकुलर सेल्स एंड पेरेन्काइमा और मीजेनकाइमा। बाहर एपिडर्म के निर्माण में सब क्यूटिकुलर मसल्स और सब क्यूटिकुलर सेल्स हैं। बाहर की सरफेस पर क्यूटिकल का थिन लेयर है और अंदर के तरफ पेरेन्काइमा यानी कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये क्यूटिकल कैसा है? द क्यूटिकल फॉर्म्स द आउटर मोस्ट थिक वैक्सी एंड एंजाइम रेजिस्टेंट कवरिंग ऑफ द बॉडी। इसके अपने आकार के हिसाब से यह थिक है, वाइली मटेरियल या वैक्सी मटेरियल से बना हुआ है, यानी पानी से सोख कम होता है, और इस पर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम का भी कम से कम असर होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन इम्प्रिग्नेटेड विथ कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट इज ट्रावर्स्ड बाय मेनी फाइन कैनाल्स। इसके क्यूटिकल के अंदर मुख्य केमिकल क्या है? तो कैल्शियम के साथ जुटा हुआ प्रोटीन है। यह है इसके बॉडी वॉल का एक वर्टिकल सेक्शन। इसमें आप लंबा सा फ्लास्क शेप्ड ग्लैंड सेल्स देख रहे हैं, वर्टिकली अरेंज मसल्स देख रहे हैं। सबसे बाहर होमोजीनस लेयर ऑफ क्यूटिकल है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी इपिथेलियम हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर डेवलप करता है। फिर अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल है। सब क्यूटेनियस लेयर में कनेक्टिव टिश्यू यानी मीजेनकाइम है। अब कैल्शियम सिक्रीट करने के लिए जो प्रोटीन के साथ जुटकर क्यूटिकल का निर्माण करे, उसके लिए अलग से स्पेशल सेल है जिसका नाम है लाइम सेल। आप इस डायग्राम में यहाँ लाइम सेल देख रहे हैं, और यहाँ पर जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो आपस में जुट करके क्यूटिकल बनाए, जिसकी सतह पर हार्ड सब्सटेंसेज का डिपोजिशन हो रहा है। पहले सर्कुलर मसल बाहर की ओर, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल, और यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ ये मीजेनकाइम है। However, it consists of 3 layers: an outer cosmedial layer having fine thread-like spines called microtubules, a thick middle homogeneous layer, and the innermost thin basement membrane. एपिडर्म को बताया जा रहा है कि एपिडर्म का जो बाहर से जो लेयर है, सिक्रीशन है, उसमें फाइन थ्रेड लाइक स्पाइंस हैं। स्पाइंस का नाम है माइक्रोट्राइक्स। ट्राइको मतलब निडिल या स्पाइंस होते हैं। तो इस लेयर का नाम कॉमीडियल लेयर रखा गया। उसके नीचे मिडिल होमोजीनस लेयर है किसका? तो एपिडर्मल सेल्स का, और उसके नीचे पतला सा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसके बाद सम ऑफ द फाइन कैनाल्स इन क्यूटिकल लेयर आर कनेक्टेड बाय ग्लैंड सेल्स, सम रिसीव फ्री नर्व एंड। यह क्यूटिकल में भी ग्लैंड सेल्स के डक्ट्स जुटे हुए हैं जिससे सिक्रीशन लगातार होते रहे, और कहीं कहीं पर नर्व टर्मिनल्स भी पाए जा रहे हैं। अब सब क्यूटिकुलर मसल्स कैसे हैं? तो जस्ट बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन सब क्यूटिकुलर लेयर, सब क्यूटिकुलर मस्कुलेचर इज सिचुएटेड। जो क्यूटिकल लेयर के नीचे का सब क्यूटिकुलर लेयर है उसमें मसल्स पाए जा रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ आउटर सर्कुलर and inner longitudinal muscles. Some longitudinal and circular or transverse muscle fibers are also found in mesenchyme,
which constitute mesenchymal और parenchymal musculature। कनेक्टिव टिश्यू में भी हल्का फुल्का मसल के सेल्स पाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं। द मसल्स ऑफ बॉडी वॉल इनेबल इट to perform movement and parenchyma provides a packing ground as well as it also helps in maintaining the form of body। तो मसल्स की मदद से इनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता, खास करके नेक रीजन में मूवमेंट काफ़ी होता है। अब सब क्यूटिकुलर सेल्स कैसे हैं? तो ए लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग नेक्ड सब क्यूटिकुलर सेल्स आर also found in the mesenchyme which open just below the basement membrane। These cells are said to secrete cuticle। तो आपको हमने फ्लास्क सेप्ट एक बड़ा सा ग्लैंड सेल दिखलाया था, वह सिक्रीट करता है क्यूटिकल बनाने वाले मटेरियल्स को। द एपिडर्मिस इज एब्सेंट, इन फैक्ट बोथ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर एब्सेंट इन एडल्ट बट मिडोजर्म इज प्रेजेंट which forms the various organ of the body। तो जो एक्टोडर्म था वो तो आपस में जुट करके एक लेयर बना दिया क्यूटिकल और सब क्यूटिकल का, और इंटेस्टाइन नहीं है इसलिए एंडोडर्म भी नहीं है। तो बॉडी का अधिकांश हिस्सा मैच्योर कंडीशन में या तो मसल से बना है या कनेक्टिव टिश्यू से बना है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू यानी पेरेन्काइमा या मेसेनकाइमा is a fluid-filled spongy network of branching mesenchyma cells forming a packing substance around the internal organs and subcuticular muscle layer। कोई खाली जगह अंदर में नहीं है, सब जगह पर mesenchyme भरा हुआ है, पैकिंग मटेरियल का ये काम कर रहा है। Therefore there is no body cavity in it। The turgidity of fluid in the mesenchyme cells help in maintaining the form of body। It contains some calcareous slime cells whose secretion probably neutralizes the acid of digestive juice of the host। इसके कनेक्टिव टिश्यू में कैल्केरियस स्लाइम सेल्स हैं, वो जो कैल्शियम सिक्रीट करता है। तो एक और तो वह प्रोटीन के साथ जुटकर क्यूटिकल का निर्माण करता है, और दूसरी ओर ये लाइम ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एसिडिक सब्सटेंसेज को न्यूट्रलाइज भी करता है। अब इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो ये तो एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि इंटेस्टाइन है नहीं। द एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल टुगेदर एब्सेंट, देयरफॉर इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोजोइक, दैट इज इट एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड लिक्विड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट थ्रू इट्स जनरल बॉडी सरफेस। और in fact the digestive nutrition like glucose, amino acid, glycerol etc. from the host intestine, particularly from ileum, diffuse directly through its general body surface। इतना थिन बॉडी है नीचे ऊपर दोनों तरफ से कि जो भोजन हमारा पच कर के ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इत्यादि के रूप में प्राप्त होता है, वह इसके दोनों ही सरफेस से डिफ्यूज करके डायरेक्टली इसके डिफरेंट टिश्यूज तक जा सकता है, इसलिए इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत भी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो थॉट दैट एज इट्स स्कोलेक्स इज डीपली एंकर्ड इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, हेंस इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द होस्ट। द रिजर्व फूड इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन एंड लाइपोइड और लिपिड इन द पेरेन्काइमा। इसका जो स्कोलेक्स इंटेस्टाइन में धंसा रहता है वह वाटरी सब्सटेंस को यानी टिश्यू फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर सकता है, और जो भोजन इसके अंदर आ जाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में और फैटी एसिड को लिपिड जैसे सब्सटेंस के रूप में जमा कर लिया जाता है। अब चूंकि इंटेस्टाइन का मीडियम है एनॉक्सिक, ऑक्सीजन नहीं है इंटेस्टाइन में, इसलिए रेस्पायरेशन कैसे होगा? तो एनारोबिक होगा। अब जब एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा तो शुगर जलने के बाद क्या बनाएगा? तो वह बनाएगा लैक्टिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन रेस्पायरेशन प्रोडक्ट के रूप में नहीं हो सकता है।
It is interesting to note that whenever free oxygen is available to tapeworm, it consumes the oxygen and the rate of consumption being maximum in the anterior proglottid that gradually decreases towards the posterior side of the body. एंटेरियर पार्ट में जहाँ इमेच्योर प्रोग्लॉटिड है उनका क्यूटिकल लेयर होता है पतला, तो इसलिए वहाँ पर अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो एब्जॉर्प्शन काफ़ी हो जाएगा। जैसे जैसे पीछे आते जाता है क्यूटिकल मोटा होते जाता है तो ऑक्सीजन की परमिएबिलिटी घट जाती है, लेकिन यह ऑक्सीजन रिच मीडियम में तो रहता ही नहीं है। अगर किसी जिंदा को बाहर ले आया जाए किसी तरीके से और तब चेक किया जाए कि वेदर इट सर्वाइव्स और नॉट, तो अधिकांश एंडोपारासाइट हाई ऑक्सीजन मीडियम में मर जाया करते हैं। द एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिए एनारोबिक रेस्पायरेशन शुगर का ऑक्सीडेशन अगर कराता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, इसलिए रेस्पायरेशन प्रोडक्ट में फैटी एसिड्स हो सकते हैं, लैक्टिक एसिड भी होते हैं यानी ऑर्गेनिक एसिड के रूप में, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलता है तो वो फैटी एसिड से रिलीज होता है, वह कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से नहीं बनता है। यह तभी संभव है जब एरोबिक रेस्पायरेशन हो। The CO2 is diffused out through its general body surface while fatty acid etc. are removed through the excretory system. नर्वस सिस्टम के रूप में पहले ही चर्चा हो चुकी थी पिछले सेशन में कि सर्टेन गैंग्लिया है। नर्वस सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल सेरिब्रल गैंग्लिया in the scolex connected together by a thick transverse nerve band and by the dorsal and ventral commissure. All these structured together are referred to as the brain. जो सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं उनको ब्रेन के जैसा मान लिया जाता है। The brain complex is connected with another rostellar nerve ring having a pair of rostellar ganglia in the rostellum by 8 nerves. ये देखिए डायग्राम, सबसे ऊपर आगे यहां देखिए रोस्टेलर यानी रोस्टेलम में पाया जाने वाला गैंग्लिया, और फिर यहां देखिए डॉर्सल और लैटरल गैंग्लिया है, और जो मुख्य नर्व है वो यहां से किनारे किनारे सबसे बाहर के तरफ से पीछे जा रहा है। यहाँ रिंग की तरह जुटा हुआ है तो यहाँ भी रिंग की तरह जुटा हुआ है, तो नर्व रिंग पाए जाते हैं। यहाँ लिखा है डॉर्सल नर्व रिंग, वेंट्रल नर्व रिंग, यानी दोनों तरफ से एक दूसरे को जोड़ने वाला। सेम नर्व के गैंग्लिया को अगर जोड़ते हैं तो उसको कमिजोर बोलते हैं, और अलग अलग तरह के गैंग्लिया को जब बोलते हैं तो उसको कनेक्टिव बोलते हैं। इसलिए जब यहाँ लिखा गया वेंट्रल कमिजोर यानी दो वेंट्रल गैंग्लिया को जोड़ने वाला, और जब लिख रहे हैं हम कि रिंग कनेक्टिव ऑफ प्रोग्लॉटिड्स तो यहाँ दो अलग अलग गैंग्लिया को, ऊपर और नीचे वाले गैंग्लिया को या डॉर्सल और लैटरल वाले गैंग्लिया को जोड़ रहा है। यहाँ भी ट्रांसवर्स कनेक्टिव शब्द का यूज हुआ है। तो कमिजोर बोलते हैं जब एक जोड़ा गैंग्लिया एक ही जैसे दो गैंग्लिया को जोड़ा जाए, जैसे दो डॉर्सोलैटरल गैंग्लिया को, और कनेक्टिव तब बोलते हैं जब एंटेरियर को पोस्टेरियर से या वेंट्रल को डॉर्सल से जोड़ा जाए तो कनेक्टिव कहेगा। द सकर एंड रोस्टेलम आर सप्लाइड बाय द नर्व फाइबर्स फ्रॉम सेरिब्रल एंड रोस्टेलर गैंग्लिया। आगे के गैंग्लिया से आगे के अंगों को नर्व फाइबर सप्लाई कर रहा है। फ्रॉम द पोस्टेरियर साइड ऑफ द ब्रेन कॉम्प्लेक्स 5 pairs of longitudinal nerve fibers arise and travel in the stobila. 5 जोड़ा यानी कुल 10 नर्व फाइबर्स आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, खासकर लेटरल नर्व जो है सबसे अंत तक जाते हैं। आउट ऑफ दीज 2 lateral longitudinal nerves
are best developed. They run along the entire length of stobila lying just outside the longitudinal excretory canal. एक सेगमेंट, एक प्रोग्लोटिड आप देखेंगे, और अभी मैंने मार्क किया था आगे पीछे सबसे बाहर के तरफ जो था वो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व था, वो पूरी लंबाई में जाता है. The longitudinal nerve cords are connected in each proglottid by a ring connective situated below the transverse excretory canal. ट्रांसवर्स excretory canal के ठीक पीछे नर्व भी एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं दाएं बाएं को. Nerves originating from ring connective and longitudinal nerve cords innervate the proglottid. Special sense organs are absent, but free nerve endings are abundant in the scolex and rest of the body. स्पेशल ऑर्गन नहीं मिलेगा, नर्व टर्मिनल भी सेंसरी होते हैं. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका कैसा है? देयर आर 4 longitudinal excretory vessels, 2 on each side along the margins. 2 of these are dorsal in position and 2 are exist only in the anterior part of the stobila. तो आगे एंटेरियर पार्ट में डॉर्सल पोजीशन पर एक जोड़ा एक्सक्रीटरी डक्ट है, बट द अदर 2 आर वेंट्रल एंड रन अलोंग द होल लेंथ. तो 2 एक्सक्रीटरी डक्ट डॉर्सल साइड में सिर्फ इमेच्योर सेगमेंट तक आएगा या स्टोबिला तक सीमित रह जाएगा, लेकिन वेंट्रल में जो लेटरल नर्व्स हैं वे पूरी लंबाई में फैले रहेंगे. The 4 excretory vessels are joined in the scolex by nephridial plexus. The dorsal excretory vessels carry fluid towards the scolex and the ventral vessel away from it. जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके यूनिट का नाम आप रीनेट सेल्स पढ़ेंगे. वे आगे नर्व प्लेक्सस में जब पाए जाते हैं नेफ्रीडिया के अंदर, तो उसमें जो छन करके तरल पदार्थ आया है वह अगले भाग में डॉर्सल एक्सक्रीटरी वेसल के द्वारा स्कोलेक्स में जाते हैं और वेंट्रल के द्वारा वो पीछे की ओर जा रहे हैं. यही वेंट्रल लेटरल या वेंट्रोलैटरल एक्सक्रीटरी डक्ट पिछले छोर तक जाएगा. द वेंट्रल एक्सक्रीटरी वेसल्स आर ऑफ यूनिक डायमीटर, अनइक्वल डायमीटर, and are joined by transverse excretory canals in the posterior margin of each proglottid. हर प्रोग्लोटिड के पीछे वाले हिस्से में दाएं बाएं के एक्सक्रीटरी डक्ट को जोड़ने वाला ट्रांसवर्स डक्ट है. The excretory canals are lined by cuticle and are non-ciliated, but they are fed by small ciliated branches which ramify into the capillaries टर्मिनेटिंग इन कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम सेल्स. इसका यूनिट क्या है? तो फ्लेम सेल है जो पेरेन्काइमा में पाया जाता है और उससे एक छोटा सा डक्ट निकलकर लेटरल लॉन्गिट्यूडनल डक्ट से जुड़ जाता है. द लॉन्ग सिलिया ऑफ फ्लेम सेल्स फ्लिकर एंड मेंटेन ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाय व्हिच वेस्ट इज ड्राइवन इनटू द एक्सक्रीटरी कैनाल. इस सेल के अंदर लंबा सा फ्लैजिलम है, उसमें जैसे कि मोमबत्ती का लौ धीरे धीरे हिलते रहता है, फ्लिकरिंग होता है, उसी तरह से फ्लिकरिंग होता है, इसलिए फ्लेम सेल कहते हैं. इसी फ्लैजुलर मूवमेंट के कारण जो लिक्विड सब्सटेंस फिल्टर्ड होकर के इसके अंदर आते हैं तो वो एक्सक्रीटरी मेटाबोलाइट कंटेनिंग फिल्ट्रेट को यह पीछे की ओर बहाते रहता है. द लास्ट प्रोग्लोटिड हैज ए ब्लैडर और काउडल वेसिकल opening out by an excretory pore, but when this proglottid is shed, the caudal vesicle is lost. जब एक भी प्रोग्लोटिड एपोलाइसिस नहीं किया है, सारे के सारे प्रोग्लोटिड इंटैक्ट हैं, तो अंतिम प्रोग्लोटिड में यूरिन जमा करने के लिए ब्लैडर बना हुआ है जिसको काउडल वेसिकल कहा गया. डिफिनिट एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा 2 पोर होते हैं बाएं दाएं, उसके द्वारा वो बाहर खुलता है. लेकिन जब पिछला सेगमेंट टूट जाता है
तब एक्सक्रीटरी डक्ट सीधे ओपन कर जाते हैं, न स्टोरेज हो सकता है और न कोई डिफिनिट पोर है। द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फैटी एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड एट्सेट्रा आर रिमूव्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। This system is said to regulate the fluid content of the body of tinea, hence also regarded as organ of osmoregulation. हर जगह जहाँ भी आप एक्सक्रीशन की बात कीजिएगा तो एक्सक्रीशन और ओस्मोरेगुलेशन ये दो काम एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, पहले ही बताया जा चुका है कि 150-200 सेगमेंट के बाद पहले मेल जेनाइटल ऑर्गन का निर्माण होगा, फिर 250-300 में सेगमेंट के बाद फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स का निर्माण होगा और 400-500 सेगमेंट के बाद दोनों ऑर्गन मैच्योर हो जाएंगे तो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड बनेगा। अब इसमें The structure of a mature proglotid clearly exhibits the reproductive organs in the following way. Male reproductive organ में क्या क्या है? The male reproductive organs consist of testes, vasa efferentia, vasa differentia, serous और penis and serous sac. छोटे छोटे एकदम डॉट लाइक यूनिट के रूप में टेस्टिस हजारों की संख्या में होते हैं। उनके महीन महीन डक्ट आकर के बड़ी नलियों से आकर जुड़ते हैं, तो पतली नलियों को भाषा इफरेंसिया और मोटी नलियों को भाषा डिफरेंसिया नाम दिया गया। अल्टीमेटली जहां बाहर निकलने का रास्ता बनता है वहां इसके चारों ओर मसल्स का लाइनिंग होता है, जिससे एक पेनिस जैसी रचना बनती है, इसको सीरस कहते हैं। यह अंदर एक सीरस सैक में बंद रहता है। टेस्टेज कैसे हैं? देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज फाउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द पेरेन्काइमा इन द ग्रेटर पार्ट ऑफ प्रोग्लॉटिड टुवार्ड्स द डॉर्सल साइड। ऊपर की ओर डॉट लाइक हजारों की संख्या में। फ्यू वर्कर्स आर ऑफ द व्यू दैट टेस्टिस इज ए सिंगल बट इट इज ब्रांच सो दैट न्यूमरस स्मॉल राउंडेड फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड। अब जैसे मैंने कहा हजारों की संख्या में छोटे छोटे फॉलिकल जैसे बॉल जैसे स्फेरिकल बॉडीज हैं टेस्टिस के। कुछ वैज्ञानिक दूसरे तरह से लेते हैं, कहते हैं एक टेस्टिस है जो ब्रांच हो गया और ब्रांच हो करके छोटे छोटे फॉलिकल यानी यूनिट्स का निर्माण किया। अब ये डायग्राम देखिए, आपको ब्लैक लाइन के द्वारा स्पर्म डक्ट को दिखलाया गया। ये सब स्पर्म डक्ट हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर डायग्राम में सिंप्लिसिटी के कारण कम नलियाँ दिखलाई गई और आप ढेर सारा काला काला डॉट्स देखते हैं भरा हुआ। ये सब क्या है? तो टेस्टिस है। ओवरी यहाँ है, उसका डक्ट ओविडक्ट इधर से आया और नीचे से मेहलिज ग्लैंड का डक्ट और विटेलाइन ग्लैंड का डक्ट आया। ये सब मिल करके यहाँ यूटेरस में जमा करने के लिए ओवा को रिलीज करते रहते हैं। ये जो स्पर्म डक्ट बाहर जा रहा है तो इसके टर्मिनल पार्ट में अगल बगल मेल और फीमेल जेनाइटल दोनों ही ओपनिंग है। तो जो मेल ओपनिंग है उसका टर्मिनल पार्ट में दोनों साइड में देखिए ब्लैक बना दिया गया है। ये ब्लैक वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है वो सीरस यानी पेनिस का काम करता है। भाषा इफरेंसिया, उसके बाद ये ज्वाइन करेगा तो बनेगा भाष डिफरेंस। चूंकि एक ही सेट टेस्टिस का माना जा रहा है इसलिए सिंगुलर वर्ड भाष डिफरेंस लिया गया। द कॉमन स्पर्म डक्ट और भाष डिफरेंस रन्स एज ए कन्वॉल्यूटेड टेढ़ा मेढ़ा क्वाइल्ड होकर डक्ट ट्रेवर्सली टू ओपन इन द सीरस। सीरस और सीरस सैक क्या है? तो सीरस और पेनिस इज ए मस्कुलर intermittent organ in which vasa differentia continues. Serous is protrusible and is surrounded by serous sac. The serous opens by male gonopore into a cup-shaped
genital atrium situated more or less in the middle of the proglotid and at its lateral margin. किसी एक प्रोग्लॉटिड में बायां तो दूसरे में दायां, इस तरह का कप लाइक ओपनिंग बना हुआ जिसको जेनाइटल एट्रियम कहा गया। इसी में यह सीरस टर्मिनेट कर रहा है और वहीं पर फीमेल जेनाइटल ओपनिंग भी है। द जेनाइटल एट्रियम opens by the common gonopore on a swollen genital papilla. The genital papilla lies alternately, more or less regularly, in the successive proglottid on the right and left side. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कई सारे अंग हैं, ओवरी, ओविडक्ट, ऊ टाइप, वेजाइना, यूटेरस, एक्स्ट्रा ग्लैंड के रूप में मेहलिज ग्लैंड और विटेलाइन ग्लैंड। ओवरी के अंदर ओवा का निर्माण होता है। एक जोड़े छोटे छोटे लोब से बने हुए ओवरी दोनों साइड आपने अभी डायग्राम में देखा, उसकी नली को ओविडक्ट कहेंगे। नियरली फ्रॉम द मिडिल ऑफ द ओवेरियन ब्रिज ए मीडियन शॉर्ट बट वाइड ओविडक्ट एराइज दैट ओपन्स इन ऊ टाइप। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ऊ टाइप जिसमें कि ओवरी के डक्ट भी आकर खुल रहे हैं और नीचे मेहलिज ग्लैंड और विटेलाइन ग्लैंड के डक्ट भी आकर खुल रहे हैं। बाहर की ओर जो ओपनिंग है, इट इज ए नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट रन स्लाइटली ऑब्लिक inwards from the female gonopore in the genital atrium and dilate to form seminal receptacle. ये वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनाइटल डक्ट, जो अंदर के तरफ थोड़ा सा स्वोलन हो गया है, फूल गया है, स्पर्म को स्टोर करने की इसमें क्षमता है। द सेमिनल रिसेप्टेकल स्टोर्स द स्पर्म टेम्पोररीली एंड कंटिन्यूज एज ए नैरो शॉर्ट फर्टिलाइजिंग डक्ट टू ज्वाइन द ओविडक्ट। अंदर की ओर जाकर ये ओविडक्ट से जुड़ जाता है और फिर ये यूटेरस से अल्टीमेटली जाकर जुटेंगे। तो यूटेरस जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बड़ा होते जाएगा, अब बाकी ऑर्गन खत्म हो जाएंगे। विटेलाइन ग्लैंड महत्वपूर्ण ग्लैंड है, इसमें लिपिड का सिंथेसिस होता है लेसिथिन के रूप में, जिससे कि इसको प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल सके। It is a large lobulated glandular mass situated at the posterior margin of proglottid. A median vitelline duct originates from it that joins the U type. U type के अंदर ओविडक्ट भी खुलेंगे, विटेलाइन ग्लैंड का डक्ट भी खुलेगा और एक मेहलिज ग्लैंड है। यह कहाँ है? तो U टाइप के चारों ओर से घेर करके है। लार्ज नंबर ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड्स कॉल्ड मेहलिज ग्लैंड, सैकड़ों की संख्या में है। लोगों का ऐसा अनुमान है कि मेहलिज ग्लैंड के सिक्रीशन से इसके एग सेल के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शीथ बनता है, लेकिन कुछ दूसरे वैज्ञानिक इस चीज़ को सही नहीं मानते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेपवर्म। इन द नेक्स्ट सेशन आई वुड डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। तो स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। अब अगले सेशन में फर्टिलाइजेशन और उसके बाद क्या होता है, कैसे दोबारा किसी नए होस्ट को यह री इन्फेक्ट करता है थ्रू द पिग, उस पूरी घटना को हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम के रूप में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।